Assalamualaikum dear student, I am Feroz Shah. Welcome to Physics with Feroz Shah. Today's lecture is about the main points and MCQs for coming ETA 2023 according to PMC syllabus of chapter number 12 electrostatics. Electrostatics में syllabus में क्या क्या शामिल है? So electrostatics में PMC syllabus के मुताबिक all topics, इसमें पीएमसी सिलेबस के मुताबिक ऑल टॉपिक्स एक्सेप्ट एप्लीकेशंस के अलावा बाकी सब कुछ शामिल है। फोटोकॉपियर और इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के अलावा इस चैप्टर में कूलम लॉ से लेकर कैपेसिटर तक सारा चैप्टर तकरीबन शामिल है। A little bit डाउट वाले टॉपिक ऑप्शन है, लेकिन वो भी साथ में बंदा पढ़ ले तो अच्छा है। अगर आपने 99.8% पढ़ना है तो 99.9% पढ़ लीजिएगा। मैं इस चैप्टर, चूंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है और इसके काफ़ी एमसीक्यूज मुझे स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं टेक्स्ट में, तो सारे टॉपिक्स के मेन पॉइंट्स और एमसीक्यूज करना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें है जनाब कूलम लॉ। पहला टॉपिक है कूलम लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में बात करने वाला हूं। तो कूलम लॉ में रिलेशंस हैं और रिलेशन ये है कि F फोर्स बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये एक रिलेशन है। और force between charges is inversely proportional to the square of distance between charges. और force is directly proportional to Coulombic constant या electrostatic constant, and force is inversely proportional to permittivity. Force is inversely proportional to permittivity. ये सारे relations हैं। And K Coulombic constant is directly proportional या inversely proportional to permittivity. Direct बोलोगे तो 1 over permittivity, inverse बोलोगे तो permittivity. These are different relations in Coulomb's law. Coulomb law में मैंने पहले आपको relations बताए कि मुख्तलिफ relations हैं। ये relations हैं हमारे स्टूडेंट। इन relations से जो MCQs बनते हैं या बन सकते हैं, so पहला question नंबर 1 आपके लिए साथ साथ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है that if I consider that here we have a charge of +4 coulomb, we have a charge of +4 coulomb, and here we have a charge of -2 coulomb, and they have force between them as F. इनके दरमियान फोर्स F है। अगर हम क्या करें, इन दोनों चार्जेस के साथ आफ्टर adding +4 coulomb, after adding +2 coulomb या -2 coulomb to both, इन दोनों के साथ -2 coulomb ऐड करें, -2 coulomb दोनों को दे दें, what will be the new force? What will be the new force? तो नया फोर्स क्या होगा? ऑप्शन ए it will be F, option B it will become 2F, it will become 4F, और option D none of these. Option D none of these. अब देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। So my dear student, ऐसा करें, it is the question of product के साथ डायरेक्ट रिलेशन। फोर्स का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। अगर ये इससे सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा? माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, इन्होंने कहा ये 4 है और ये 2 है, तो इनिशियल यानी चेंज से पहले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना है? Q1 Q2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 है, और फोर्स जो है वो F है। अब फाइनल का मतलब है कि -2 कूलम दोनों से ऐड करें। इसके पास -2 कूलम आएगा तो -2 कूलम इधर लाने से टोटल चार्ज जो बन जाएगा +2 कूलम हो जाएगा, और -2 कूलम यहां लाओगे तो -4 कूलम बन जाएगा। यहां पर +4 कूलम था, आपने -2 कूलम ऐड किया तो +2 कूलम बन गया, और वो -4 कूलम बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या आ रहा है? इधर से 2 आ रहा है और इधर से 4।
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 8 था और 8 है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज में फर्क नहीं आया और फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, सो माय डियर स्टूडेंट फोर्स में भी चेंज नहीं आएगा। लिहाजा अगर इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 8 था, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 8 है, तो इनिशियल फोर्स F था, लिहाजा फाइनल फोर्स भी क्या होगा? फाइनल फोर्स भी F ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस चैप्टर के हम ज्यादातर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बिखरा हुआ चैप्टर है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्यूशन सीखोगे उतना आपके जहन में आइडिया या कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू पीपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये क्वेश्चन काफी वायरल है और काफी स्टूडेंट ने मुझे सेंड भी किया और आज और कल मैं भूलता गया वीडियो, इधर शेयर कर लेता हूं। कूलम लॉ का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फर्ज करो यहां एक चार्ज है कैपिटल Q और यहां एक चार्ज है कैपिटल Q। इनके सेंटर में हमने एक स्मॉल q चार्ज रखा और इस तरह रखा कि हर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, हर चार्ज इक्विलिब्रियम में है। If all the charges are in equilibrium, the system is in equilibrium. So बताएं कि small q की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of small q? Option A, it will be equal to capital Q. Option B, it will be equal to q by 2. It will be equal to plus q by 4 or it will be equal to minus q by 4. हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन। आई डोंट नो आप क्यों इतने कंफ्यूज थे इसमें। आप एक डिस्टेंस ले लें कैपिटल Q के दरमियान। फर्स्ट करो द डिस्टेंस इज 2r, द डिस्टेंस इज 2r। कुछ स्टूडेंट्स जो सादा लोग होते हैं वो सोचेंगे कि सर 2r ले रहे हो, r क्यों नहीं ले रहे हैं? तो भाई कॉमन सेंस यूज किया करें, अपने लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें। तो स्मॉल QB का डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा। अगर मैं इसको r कहूंगा तो फिर इसका और इसका डिस्टेंस r/2 होगा, मेरे लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने Q से कैपिटल Q तक को 2r कहा, तो सेंटर से इधर तक मैं सिंगल r ले लूंगा तो कैलकुलेशन जरा आसान होगा। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो चाहे ले लें। आप कैपिटल Q के दरमियान 4r ले लें और सेंटर और Q के दरमियान 2r ले लें, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इस डेटा के मुताबिक ये वाला Q जो है इक्विलिब्रियम में है, हर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो इट मीन कि ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस चार्ज पर लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं और नेट फोर्स 0 है। ठीक है, इस पर फोर्सेस कितने लगेंगे कभी गौर तो करें। आप कहेंगे सर ये प्लस Q, इस प्लस Q पर इस तरफ एक फोर्स लगाएगा F1। F1 इज द फोर्स ऑफ कैपिटल Q ऑन दिस कैपिटल Q, और दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। आप बताएं, सोच के बताएं कि अगर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना है तो दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल करें। इसका मतलब है कि इस कैपिटल Q पर दूसरा फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स लेफ्ट। F2 जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, F1 इसका फोर्स है जो कि टुवर्ड्स राइट है, और F2 इसका फोर्स कंसीडर कर लेते हैं जो कि लेफ्ट पे होना लाजमी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए F1 को कैंसिल करना पड़ेगा F2 के साथ। अब F2 लेफ्ट की तरफ कब होगा गौर करें, मुलाहिजा करें। सो मैं इसको भी माइनस ऑप्शन ले लेता हूं ताकि फौरन आंसर तक आप ना पहुंच सके। आप देखें तो F2 का लेफ्ट की तरफ होना इस बात का सबूत है कि ये स्मॉल Q इस कैपिटल Q को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन के लिए स्मॉल Q का नेगेटिव होना लाजमी है, क्योंकि कैपिटल Q तो पॉजिटिव है, और अगर अट्रैक्शन चाहिए ताकि इसको बैलेंस कर सके तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट नेगेटिव करता है, तो स्मॉल Q नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो श्योर है कि नेगेटिव होना चाहिए, लिहाजा प्लस Q और प्लस Q/4 का आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि स्मॉल Q नेगेटिव होना लाजमी है। अब या B होगा या D होगा। वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? तो आप कहेंगे सर F2 और F1 को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने का मतलब है कि इनके वैल्यूज आपस में बराबर होने चाहिए। F2 और F1 के वैल्यूज बराबर होने चाहिए। अगर इनके वैल्यूज बराबर होंगे तो F2 इज इक्वल टू F1। अब F2 इज इक्वल टू K, Q1 की जगह स्मॉल Q, Q2 की जगह कैपिटल Q,
और डिस्टेंस की जगह अगर टोटल डिस्टेंस 2r है तो इसका डिस्टेंस r होगा, तो r² लिखूंगा। इट इज इक्वल टू F1 की जगह k, Q1 की जगह कैपिटल Q और Q2 की जगह भी कैपिटल Q डिवाइड बाय 2r², क्योंकि इनका डिस्टेंस मैंने 2r लिया है। देखिए जनाब k और k कैंसल, ये एक q के साथ कैंसल, तो यहाँ रह जाएगा स्मॉल q बाय r² और यहाँ आ जाएगा कैपिटल Q बाय 4r²। r² और r² कैंसल और स्मॉल q की वैल्यू आ गई है q बाय 4। q बाय 4 आंसर आ गया है, लिहाजा माइनस होना तो जरूरी था और वैल्यू q बाय 4 आ गया, लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट, इन रिलेशन से मैं ले लेता हूं। अगर मैं कहूं कि टू मीडिया A and B are such that force in A is greater than force in B, then कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यानी दो चार्जेस के दरमियान सेम डिस्टेंस पर फोर्स इन मीडियम A फोर्स इन मीडियम B से ज्यादा है, तो ऑप्शन ए परमिटिविटी ऑफ A is greater than permittivity of B और ऑप्शन बी परमिटिविटी ऑफ A is equal to permittivity of B और ऑप्शन सी परमिटिविटी ऑफ A is less than permittivity of B और ऑप्शन डी आल पॉसिबल। बताएं शाबाश, क्या होगा आंसर? आपके जहन में क्या आ रहा होगा उसका जजमेंट खुद करें। आई डोंट नो आपके जहन में क्या होगा, बास के जहन में क्या होगा, बास के जहन में क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका फोकस रिलेशन की तरफ आ जाए और आप कहें सर फोर्स और परमिटिविटी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो जिस मीडियम में चार्जेस के दरमियान फोर्स ज्यादा होगा, दरअसल उस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी? कम। If force in A is greater than permittivity of A will be smaller and hence the correct option is option C। इन ऑप्शंस के बजाय अगर मैं कोलम्बिक कांस्टेंट ले लेता तो फोर्स और कोलम्बिक कांस्टेंट डायरेक्टली है, तो फिर आंसर होता KA is greater than KB। रिलेशन से इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कूलम लॉ में और भी आइडियाज हैं और एक और आइडिया ये है कि फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर डिवाइड बाय फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम इट इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और ये बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के। सो आपकी खातिर क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट कूलम लॉ टच कर लेते हैं। अगर मैं कहूं फॉर टू सिमिलर चार्जेस at same distance at same separation, चार्जेस भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है, in air and a medium, किसी मीडियम और एयर के दरमियान the ratio of forces is equal to, ratio of forces will be, यानी इस रेशो की बात आपसे करना। ऑप्शन ए it will be 1 ratio epsilon r, option b it is epsilon naught ratio epsilon, option c it is epsilon ratio epsilon naught और ऑप्शन डी all of these। जल्दी नहीं करेंगे, आप कहें सर ये एयर बाय मीडियम तो एप्सिलॉन आर के बराबर है और इसके नीचे 1 है, लिहाजा 1 रेशो एप्सिलॉन आर तो गलत है, एप्सिलॉन आर रेशो 1 होता तो ठीक होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एप्सिलॉन आर के साथ ठीक नहीं तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन गलत है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ठीक है और द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रहेगा। इसी तरह कूलम लॉ से मुख्तलिफ क्वेश्चंस बनते हैं और नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों पे बात कर रहा हूं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इन दोनों के दरमियान रिलेशंस एंड रिजल्ट्स, रिलेशंस एंड रिजल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। ये क्या है जनाब? ये शो करता है माय डियर स्टूडेंट्स द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रॉन्गनेस शो करता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या शो करता है? इट शोज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इट शोज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। सो स्ट्रॉन्गनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इनका कॉन्सेप्ट है, इनका आइडिया है, इनका मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आपके बुक में इक्वेशंस है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका एक फार्मूला है E is equal to KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसका एक फार्मूला है E is equal to सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि चार्ज डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी एंड इट इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, आप जानते हैं। इसका एक फार्मूला है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट या q डिवाइड बाय a एप्सिलॉन नॉट। ये इसके 4 इक्वेशंस है बेसिक। पोटेंशियल के जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। और इसका जो इक्वेशन है वो है KQ डिवाइड बाय R। और इसका एक इक्वेशन है हमारे स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू ED। ये दोनों इक्वेशन है काफी हैं, लेकिन हम रिलेशंस में लिख लेंगे E। ये मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस का को आप कब कहां इस्तेमाल करोगे वो मुलाहिजा करें। ये इक्वेशन आप तब इस्तेमाल करोगे जब ये चार्ज टेस्ट चार्ज होगा। और टेस्ट चार्ज की पहचान ये है कि जिस पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस चार्ज पर फोर्स लगता है वो टेस्ट चार्ज होता है। और इस फार्मूले में जो चार्ज है ये सोर्स चार्ज है। और सोर्स चार्ज की पहचान ये है कि ये फील्ड बनाता है। जिस चार्ज से फील्ड बन जाए वो सोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज पर असर करता है वो टेस्ट चार्ज है। उम्मीद है काफी फर्क है इनमें, लेकिन मैं सिर्फ एमसीक्यूज के मेन पॉइंट्स की खातिर आपके जहन में कुछ बातें डाल रहा हूं। बहुत सी बातें छोड़ भी रहा हूं, लेकिन वो बातें आपके जहन में डाल रहा हूं जो आपको मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। एनीहाउ, ये फार्मूला आप कहां इस्तेमाल करोगे? इसका यूज करने का वो क्या है? सो इट विल बी यूज्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होगा, यानी ये राइटिंग बोर्ड एक शीट है और इसके बाउंड्रीज का पता नहीं कहां कहां तक फैला है, हमें ऑब्जर्वर को मालूम ही नहीं, और इस पर चार्ज है, तो शीट ऑफ चार्ज के आगे किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मालूम करोगे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। और ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है बिटवीन टू अपोजिट प्लेट्स, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। क्या मतलब है? जैसा कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आप जानते हो कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान अगर किसी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी चाहिए होगी, देन एट दैट टाइम आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सिचुएशन में इंटेंसिटी है। वोल्टेज का ये फार्मूला तब इस्तेमाल करोगे जब आपके साथ टेस्ट चार्ज होगा। यहां भी Q जो है वो टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, और जिस पर फोर्स लगता है उस पर वर्क होता है। तो इट मीन कि ये फार्मूला वहां इस्तेमाल करोगे जहां आपको वो चार्ज गिवन हो जिस पर वर्क हुआ है। और इस फार्मूले में जो चार्ज है ये चार्ज सोर्स चार्ज है। और दोनों इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि ये वाला इक्वेशन वहां काम करेगा जहां जिस चार्ज ने वर्क किया वो फार्मूला इधर इस्तेमाल करोगे, और जिस चार्ज पर वर्क हुआ ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे। अगर मैं कहूं 100 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रॉन, सॉरी इज डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन पर वर्क हुआ है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो, ऊपर वर्क लिखो नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखो। लेकिन अगर मैं कहूं that we have a point in electric field 100 meter away from a 100 coulomb charge,
तो समझ जाना कि यहाँ ये वो चार्ज नहीं जिस पर वर्क हुआ, ये वो चार्ज है जो फील्ड बना रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, जो वर्क कर रहा है, जिस पर वर्क हो नहीं रहा। तो फिर इस फार्मूले को प्रेफर करेंगे। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी इज V इज इक्वल टू ED। ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल रिलेशन है दोनों के दरमियान। यहां सबसे अहम ये D है कि ये कौन सा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि D गलत अप्लाई होता है, स्टूडेंट्स गलत पुट करते हैं कि D कुछ भी डिस्टेंस हो बस आप पुट करोगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये D याद रखना कि D इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हेड से होगा, कहां तक होगा, जहां आप वोल्टेज मालूम करना चाहते हो। यानी अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस लाइन पर मैं आपसे कहूं कि जरा V तो मालूम करके दे, मुझे V मालूम करके दे, तो याद रखना इस पॉइंट पर V मालूम करने के लिए इस हेड से ये डिस्टेंस D होगा। इस फार्मूले में जो स्मॉल d है वो ये डिस्टेंस है जो फ्रॉम द हेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्दर मोर रिलेशंस पे बात कर रहे हैं और रिजल्ट्स पे बात कर रहे हैं, तो एक और बात भी सुन लीजिएगा जाते जाते, और वो बात ये है कि द नेगेटिव ऑफ डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R इज ऑलवेज इक्वल टू इंटेंसिटी। ये भी इंटेंसिटी और पोटेंशियल के दरमियान वोल्टेज है। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और इस फार्मूले से जो मतलब निकलता है, इस फार्मूले से माय डियर स्टूडेंट्स जो मतलब निकलता है वो मतलब क्या है जनाब, इसका बेसिक आइडिया क्या है। द बेसिक आइडिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, जिसे आप सो कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कह रहे हो, इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये नेगेटिव डिक्रीज को शो करता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सेम डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंज है वो नेगेटिव मीन डिक्रीज का होगा, डिक्रीज होगा। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी या लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो वहां पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का इक्वेशन में नेगेटिव साइन बताता है। इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी द चेंज इन पोटेंशियल इज दैट ऑफ डिक्रीज, नेगेटिव मीन डिक्रीज, सो अपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे हम रिजल्ट क्या लगाते हैं, लास्ट पॉइंट पोटेंशियल और इंटेंसिटी का, कि फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके डायरेक्शन का ये इख्तिताम है, लिहाजा यहां पर पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। अब जब आप इसके अपोजिट जाओगे तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल हमें बताता है कि वोल्टेज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब तो ये है कि ये जो लेवल होगा यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल यहां मैक्सिमम होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। आप समझ रहे हो, ये उम्मीदें मेरी हैं और इंशाल्लाह उम्मीदें ठीक भी होंगी। सो पोटेंशियल यहां मिनिमम और वहां मैक्सिमम। रिजल्ट बताओ, रिजल्ट इट मींस दैट द टेल ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म, इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं जो टू अपोजिट चार्जेस के दरमियान बनता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेल होता है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एंड द हेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इधर मिनिमम है उधर मैक्सिमम है, इट मीन कि इस तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और सेम डायरेक्शन में आओगे तो पोटेंशियल कम होगा। तो अगर आप ना सेम डायरेक्शन में आओ ना अपोजिट, उम्मीद है आप समझ रहे हैं,
अगर मैं कहूं कि अपोजिट जा रहे हैं तो कहें सर V इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है। अगर नीचे आ रहे हैं तो V इज डिक्रीजिंग। तो जनाब अच्छे लोग वो होते हैं, बेहतरीन लोग वो होते हैं जो एक बात से दूसरी बात निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ऊपर जा रहा हूं अपोजिट, ऊपर नहीं, अपोजिट जा रहा हूं पोटेंशियल इंक्रीज, नीचे आ रहा हूं डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए लाजमी है कि हेड के क्लोज आना पड़ेगा, इंक्रीज के लिए लाजमी है कि टेल के क्लोज जाना पड़ेगा। गौर करें, तो अगर मैं ऐसे जाऊं, आप कहें सर अबस जा रहे हो, जाया कर रहे हो एनर्जी को, ना आप टेल के करीब हो रहे हो ना आप हेड के करीब हो रहे हो, तो जो पोटेंशियल पर आप हो उसी पर रहोगे। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर सरफेस, ये गौर से देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो परपेंडिकुलर सरफेस होता है, इस सरफेस पर वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसीलिए परपेंडिकुलर सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहा जाता है। यानी अगर कोई टेस्ट चार्ज हेड से टेल की तरफ जाएगा तो उसे हाई पोटेंशियल का सामना करना पड़ रहा है, और अगर कोई टेस्ट चार्ज टेल से हेड की तरफ आ रहा है वो हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर कोई टेस्ट चार्ज परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वो जिस पोटेंशियल पर भी एक्सेलरेट हो रहा है या डिसिलरेट हो रहा है या सफर हो रहा है या उसको एंजॉय कर रहा है, तो उसी पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेगा, ना उसमें इंक्रीज आएगा ना डिक्रीज। And hence an electric field is composed of a single uniform electric field is composed of infinite equipotential surfaces। ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और हर पोटेंशियल सरफेस पर अपना अपना पोटेंशियल कांस्टेंट। यहाँ जीरो है और कांस्टेंट, यहाँ थोड़ा ज्यादा और कांस्टेंट, यहाँ और ज्यादा और कांस्टेंट, यहाँ और ज्यादा और कांस्टेंट, और यहाँ मैक्सिमम और कांस्टेंट। ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज पैरेलल। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होती है और पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है। दीज आर सेवरल रिजल्ट्स अबाउट इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एंड सो ऑन। हमने मेरे ख्याल में 4 MCQs किए थे, एक 2 MCQs का इजाफा कर लेते हैं, आप इजाजत देते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज, अगर मैं आपसे कहूं that the intensity at R meter from a charged sheet infinite is E, what will be the intensity? What will be the intensity at 2R, 4R and 6R? Option A, it will be 2E, 4E, 6E. Or option B, it will be 4E, 16E or 36E. Or option C, it will be E, E and E. और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? तो आप कहें सर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, यानी ये आर पर डिपेंड नहीं करता, नो रिलेशन, इसका आर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो व्हाट विल बी द आंसर? लिहाजा R पर अगर E है तो 2R पर भी E है, 3R पर भी E है, so on and so on. So R कम हो या ज्यादा हो, intensity will remain same. Question number 6 for you people. Question number 6 क्या है? और question number 6 है dear students, हमारे पास question number 6 है। अगर मैं कहूं कि which graph is correct among the following, इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक होगा? Which graph is correct among the following? Option A, अगर मैं कहूं ये इंटेंसिटी है और ये R है,
और मैं इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट लिख लेता हूं। विच ग्राफ इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग फॉर इंटेंसिटी बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट, इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसके इंटेंसिटी का आर के साथ कौन सा ग्राफ ठीक होगा? दिस वन, ऑप्शन बी आर और ई, सॉरी 1/r, दिस वन, और ऑप्शन सी इंटेंसिटी और आर एंड दिस वन, और ऑप्शन डी इंटेंसिटी और आर दिस वन। तो क्या होगा? आप कहेंगे सर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी फिक्स्ड होती है, सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ये फिक्स्ड है, इसमें आर के साथ चेंज नहीं आता। ये तो डायरेक्ट रिलेशन शो करता है और ई का और आर का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है। और ये इनवर्स रिलेशन शो करता है, ये भी डायरेक्ट 1/r के साथ डायरेक्ट शो करता है, लेकिन r या 1/r के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत है। ये रिलेशन क्यों गलत है या ये ग्राफ क्यों गलत है? आप कहें सर इसमें e 0 से स्टार्ट है और इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी जो भी है वही रहती है जब तक आप डेंसिटी वगैरह चेंज ना करें, तो कांस्टेंट है, तो उसकी तरफ इंटेंसिटी की तरफ वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत है। द करेक्ट ग्राफ इज दिस वन, ताकि r चाहे आप कम करो चाहे आप ज्यादा करो, बट इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट करो वी हैव अ चार्ज स्फीयर, वी हैव अ चार्ज स्फीयर and I want to provide you 3 points. The center of the charge sphere is A, the surface of the charge sphere is B, and another outside point is C. The values of potential and intensity दोनों शामिल कर लेते हैं। The values of potential and intensity at A, B and C are, इन 3 पॉइंट्स पर पोटेंशियल और इंटेंसिटी के वैल्यूज क्या क्या होंगे? ऑप्शन ए, इट विल बी 0 0 0 0, और सेकेंड नंबर इट विल बी मैक्सिमम 0, ऐसा कर लेते हैं, चलो बस लिख लिया तो लिख लिया, मैक्सिमम 0 एंड इट विल बी मैक्सिमम। पहली वैल्यू पोटेंशियल की, दूसरी वैल्यू इंटेंसिटी की, पहला पेयर ए का, दूसरा पेयर बी का, तीसरा पेयर सी का। क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स बन गया, असल में मैंने 2 क्वेश्चन मिलाए टाइम की वजह से, एनी हाउ आपको सीखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट ए बी सी के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। एट ए की कहानी है, सो इट इज मैक्सिमम एंड 0, और ऑप्शन बी पे ये मैक्सिमम और मैक्सिमम, और ऑप्शन सी पर हम लेते हैं कि इट विल बी लेस देन मैक्सिमम और लेस देन मैक्सिमम। ऑप्शन सी हमारे पास है दैट इट इज मैक्सिमम और 0 मैक्सिमम और 0 एंड 0। ऑप्शन डी ले लेते हैं, नाना प्लीज। तो याद रखें, क्लू याद रखिए, उसको एक्सप्लेन करना रीजंस के साथ मेरे बस में नहीं होगा इस वक्त, और ना आपके पास उस रीजंस को जानने का टाइम होगा। याद रखिएगा कि चार्जशुदा बॉडी के अंदर इंटेंसिटी 0 होती है और वोल्टेज मैक्सिमम होता है।
सरफेस पर वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होता है और इंटेंसिटी जस्ट आउटर सरफेस पर मैक्सिमम होती है। आउटर सरफेस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, लेकिन एट सरफेस जीरो कंसिडर की जाती है। सो एनी हाउ अगर एट सरफेस है तो वी हैव टू कंसिडर इंटेंसिटी जीरो। और सी ऑप्शन जो है, यहां पर जो इंटेंसिटी है ये लेस देन मैक्सिमम है, लेस देन मैक्सिमम है, और वोल्टेज भी, इंटेंसिटी भी लेस देन मैक्सिमम और वोल्टेज भी माय डियर स्टूडेंट लेस देन मैक्सिमम है। अगर ये भी जस्ट आफ्टर सरफेस है, अगर ये जस्ट आफ्टर सरफेस है, देन यू कैन कंसिडर, अगर भी जस्ट आफ्टर सरफेस है, so it is also maximum, it is also maximum. So the best option क्या होगा हमारे स्टूडेंट? देखो ये वोल्टेज है और ये इंटेंसिटी है, लेकिन सेंटर पर है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ए पर वोल्टेज जीरो है नहीं, यहां तो मैक्सिमम है, इनसाइड है। इट मीन के करेक्ट ऑप्शन ये है कि ए पर वोल्टेज मैक्सिमम, इंटेंसिटी जीरो, क्योंकि इनसाइड है। बी पर दोनों मैक्सिमम और सी पर दोनों लेस देन मैक्सिमम, तो करेक्ट या बेस्ट ऑप्शन ज्यादातर बनता है ये वाला। एट सरफेस देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, याद रखें। बास जगहों पर एट सरफेस इंटेंसिटी आउटर सरफेस कंसीडर करके मैक्सिमम ली जाती है और इनर सरफेस कंसीडर करके मिनिमम ली जाती है। ये मेरा हाथ बाउंड्री है, तो देखो इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है। इसका आउटर मोस्ट जो है वो मिनिमम गैप बिटवीन लाइंस शो करता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी। इनर सरफेस की तरफ आते हो तो वो चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर है, ऑन दैट कंसेप्ट चार्ज जीरो तो इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। सो एनी हाउ इनर आउटर को इग्नोर करें, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से बी इज अ लिटिल बिट आउटर देन द सरफेस, सो इंटेंसिटी मैक्सिमम। अगर कहा कि इंटरनल सरफेस, बी इज ऑन द इंटरनल सरफेस, तो फिर नॉन होगा, फिर यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए और यहाँ जीरो होना चाहिए। उम्मीद है आप आइडिया समझ गए हो। एक और क्वेश्चन याद आया जिसके बारे में स्टूडेंट ने काफी पूछा मुझसे, और वो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट नल पॉइंट्स का। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहूं, द क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट नल पॉइंट्स। एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं। अगर मैं कहूं कि यहां प्लस चार्ज है, प्लस, और यहां नेगेटिव चार्ज है और इक्वल, सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, सो मैं आपसे कहूं कि एट द सेंटर व्हाट आर द नेट वोल्टेज एंड व्हाट आर द नेट इंटेंसिटीज। नेट वोल्टेज और नेट इंटेंसिटी क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव के बिल्कुल दरमियान में नेट वोल्टेज और नेट इंटेंसिटी क्या होगी? ऑप्शन ए 0 0, ऑप्शन बी इट इज V and E, और ऑप्शन सी इट विल बी 2V and 2E, और ऑप्शन डी इट विल बी 0 and 2E, 0 and 2E. So it is first, ये मैंने फर्स्ट लिखा है, ये मैंने सेकंड लिखा है, यानी पहली वैल्यू इसकी होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू इसकी होनी चाहिए। सो याद रखना। चलो एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, फिर ऑप्शन एक साथ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपको यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख दूंगा, वही याद रखिए, चाहे रीजन आता हो नहीं आता आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैं कहूं कि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, इनके सेंटर पर नेट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी और नेट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ नेट वोल्टेज एंड इंटेंसिटी? मैं फिर इसको फर्स्ट कह रहा हूं, इसको सेकंड, यानी ऑप्शन में पहली वैल्यू इसकी और दूसरी वैल्यू इसकी होनी चाहिए। ऑप्शन ए ऑप्शन 0 0 0, ऑप्शन बी 0 और 2E, और सॉरी इसके साथ मैच करना चाहता हूं V और E, और ऑप्शन डी 2V and 2E, और ऑप्शन डी लिखना चाहता हूं दैट 2V and E, 2V and 0। सो माय डियर स्टूडेंट, कंक्लूजन ये है, बस ये आपको याद रखना होगा। सेम, सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। जब सिमिलर और इक्वल चार्जेस हो, सिमिलर और इक्वल, देखो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव सिमिलर है, या नेगेटिव और नेगेटिव तो सिमिलर, और इक्वल मीन के एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव। अगर इधर 2 पॉजिटिव तो इधर भी 2 पॉजिटिव, अगर इधर 10 कूलम तो इधर भी 10 कूलम। अगर सिमिलर हो नेचर और वैल्यू इक्वल हो, तो याद रखना कि सेंटर की कहानी, उनके दरमियान या मिड की जो कहानी होगी, मिड, सेंटर का हो या मिड का हो,
उसकी कहानी ये होगी कि इंटेंसिटी 0 रहेगी और वोल्टेज डबल होगा। वोल्टेज क्या होगा? डबल। लेकिन अगर opposite and equal charges हो, if you have opposite and equal charges, so याद रखना my dear students, at that time मिड पर जो कहानी होगी, जो रिजल्ट होगा, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी और वोल्टेज 0 हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंटेंसिटी डबल एंड वोल्टेज 0 हो जाएगा। अब इधर डिसाइड करें दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में और 8 में। यहां देखो तो इक्वल चार्ज है, सिंगल नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव मीन चार्जेस वैल्यू इज इक्वल, लेकिन अपोजिट है। तो अपोजिट के लिए इंटेंसिटी डबल होगी लेकिन वोल्टेज 0 होगा, लिहाजा वोल्टेज की जगह 0 और इंटेंसिटी की जगह डबल। लेकिन यहां देखें तो सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं, लिहाजा वोल्टेज डबल होगा और इंटेंसिटी जो है वो 0 होगी, लिहाजा वोल्टेज की जगह डबल और इंटेंसिटी की जगह 0। नल पॉइंट मालूम कर सकते हो मैथमेटिकली भी, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं ताकि आप डिराइवेशन भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और क्वेश्चन नंबर 10 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है कि अगर मैं कहूं कि यहां है प्लस क्यू और इधर है माइनस क्यू, सो व्हाट विल बी द नेट वोल्टेज एट द सेंटर? सेंटर पे नेट वोल्टेज क्या होगा? या चार्ज की वैल्यू डिफरेंट ले लेते हैं, ये 2q कर लेता हूं, 2q ले लेता हूं। सो ये बताए कि नल पॉइंट कहां पर होगा? वेयर इज द नल पॉइंट? नल पॉइंट का लोकेशन क्या होगा? और ऑप्शन बता रहा हूं, ऑप्शन ए, इनके दरमियान डिस्टेंस आपको दिया गया होगा, लेट अस कंसीडर इट इज 100 सेंटीमीटर। मैंने डायग्राम में आपको क्वेश्चन दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस तरफ पॉजिटिव 2q, इस तरफ नेगेटिव q, दोनों के दरमियान नल पॉइंट का पोजीशन आपने बताना है। और मैंने कहा कि दोनों चार्जेस के दरमियान 100 सेंटीमीटर का फासला है, 100 सेंटीमीटर का फासला है। ऑप्शन दे रहा हूं दैट इट विल बी 75 सेंटीमीटर फ्रॉम 2q। ऑप्शन बी ले रहा हूं कि इट विल बी 25 सेंटीमीटर फ्रॉम 2q। ऑप्शन सी ले रहा हूं दैट इट विल बी 100 सेंटीमीटर फ्रॉम 2q। और ऑप्शन डी नॉन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सॉल्व करूंगा, पता चलेगा। मैं अभी सॉल्व करने वाला हूं। कैसे सॉल्व करोगे इस तरह का क्वेश्चन? तो तरीका सीख लें, और तरीका ये है कि जितने चार्जेस हों उतने वोल्टेजेस होंगे पॉइंट, नल पॉइंट पर इंडिविजुअल वोल्टेजेस, और नल पॉइंट का मतलब है कि सबको इक्वल पुट कर लेना। तो आप कहें कि सर V1 इज इक्वल टू V2, यहां से ऐसे सॉल्व करोगे। V1 इज इक्वल टू V2, सेम केसेस फॉर इंटेंसिटी, बस फर्क ये है कि वोल्टेज की जगह वोल्टेज का फार्मूला KQ/R पुट करोगे और इंटेंसिटी की जगह KQ/R² पुट करोगे। फिर कहें कि जनाब 2q से इसका जो फासला है फर्ज करो वो x है, फर्ज करो ये x है। तो उम्मीद है आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि फिर स्मॉल q या सिंगल q माइनस q से इसका जो फासला है दैट विल बी 100 माइनस x, इतना तो जानते हैं। अब वोल्टेज होता है KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। KQ डिवाइड Q1 और Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, अपना डिस्टेंस पुट करें, K और K कैंसिल। Q1 की जगह है 2Q, साइन कैलकुलेशन में पुट नहीं करना, इस शॉर्ट फॉर्म में, इस शॉर्ट ट्रिक में आप माइनस पुट नहीं करोगे। 2Q डिवाइड बाय डिस्टेंस, आपने इसका x कहा है, इज इक्वल टू यहाँ Q है डिवाइड, याद रखें माइनस Q नहीं लेना, डिस्टेंस की जगह आप लिखोगे 100 माइनस x। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट के डबल ऑफ Q इंटू 100 माइनस x इज इक्वल टू QX। ये हो जाएगा 200Q माइनस 2QX इज इक्वल टू QX। या Q और Q कैंसिल करने, Q शामिल कर रहे हो, शामिल ना करें, Q एंड Q इज कैंसल्ड, टेंशन ना लें। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 200 माइनस
2x इज इक्वल टू x, ये उस तरफ जाएगा तो 200 इज इक्वल टू 3x, या x इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 3, और आई थिंक इट इज, मेरे ख्याल में ये बनता है 66.6 सेंटीमीटर, 66.6 सेंटीमीटर, और x कहां से है, इट इज फ्रॉम 2q। तो हमें पता चला कि जो नल पॉइंट होगा, नल पॉइंट जो है वो 66.6 सेंटीमीटर दूर होगा 2q से, और बाकी कितना बचा 100 माइनस 66.6, तो इट इज 0.4, और ये बचा 9 तो 3, और ये बचा 9 तो 3, 33.4, इट इज 33.4 सेंटीमीटर फ्रॉम q से ये 33.4 सेंटीमीटर और 66.6 सेंटीमीटर फ्रॉम 2q। ये ऑप्शन है, क्या इनमें मौजूद है? आप कहें नहीं सर नहीं है, तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। ऑप्शन में होना चाहिए था 66.6 सेंटीमीटर फ्रॉम 2q एंड 33.4 सेंटीमीटर फ्रॉम सिंगल q। कंक्लूजन क्या हुआ कि नल पॉइंट हमेशा बड़े चार्ज से दूर होता है, नल पॉइंट हमेशा बड़े चार्ज से दूर होता है और छोटे चार्ज के करीब होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल, इंटेंसिटी, नल पॉइंट्स एंड देयर डिफरेंट वेरिएशन। अब भी इसमें बहुत बातें हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें बातें भी बहुत ज्यादा हैं, इसके लिए 3, 4, 5 फुल लेक्चर्स भी काफी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सारे मेन पॉइंट सिखा दूं। नेक्स्ट है जनाब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कैपेसिटर पे बात करते हैं और वाइंड अप करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface. The number of electric field lines passing through a surface. यानी फर्ज करो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस और आपने इनके सामने कोई भी सरफेस रख दिया, तो इससे 3 लाइंस गुजरते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप 3 कहोगे। जितने लाइंस किसी एरिया सरफेस को क्रॉस करे वो फ्लक्स कहलाता है। शॉर्ट बात करूंगा, ओपन सरफेस, अगर ओपन सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है E A cos of theta। फॉर ओपन सरफेस यू हैव टू यूज E A cos of theta, और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, A जो है उस सरफेस का एरिया है, और थीटा याद रखें कि इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के दरमियान एंगल है ये। और ये भी याद रखें कि ओपन सरफेस का जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, और फ्लक्स 0 हो जाता है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री हो। अगर फ्लक्स क्लोज सरफेस का हो तो क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है उसके लिए E A cos of theta हम यूज नहीं करते, कर सकते हैं इन पार्ट्स अगर डिवाइड करें, लेकिन शॉर्ट फॉर्म कह रहा हूं। शॉर्ट फॉर्म गॉस लॉ देता है, कहता है कि उस सरफेस के दरमियान जो चार्ज है इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये सिर्फ चार्ज इनसाइड पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, और ये है क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर का, अब तक हम 10 MCQs कर चुके हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 11 है दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस, the electric flux of closed surface is directly proportional. Electric flux of closed surface is directly proportional to option A surface area, option B electric field intensity, or option C it is charge inside, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ। तो जिन स्टूडेंट्स को फ्लक्स के सिर्फ फार्मूले याद हैं तो उनके जहन में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, और बहुत से स्टूडेंट्स आल ले लेते हैं। लेकिन याद रखें कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स इंटेंसिटी पर और सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, उसका सिर्फ एक रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, चार्ज इनसाइड।
लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यही होगा। और फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा? ओपन सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव होगा अगर एंगल 90 से ज्यादा होगा, और पॉजिटिव होगा अगर ये एंगल 90 से कम होगा। क्लोज सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव होगा अगर ये सरफेस के अंदर आएगा, और ये पॉजिटिव होगा अगर ये सरफेस से बाहर जाएगा। आसान बात करें, अगर क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज हो तो फ्लक्स भी नेगेटिव, और अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पॉजिटिव हो तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपसे कहूं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑप्शन ए वेबर, टेस्ला, और ऑप्शन सी इट इज न्यूटन मीटर पर कूलम, और ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू EA। E का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं है, जल्दी में नहीं होना चाहिए। इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन डी है। देखो, E की जगह न्यूटन पर कूलम और एरिया की जगह मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे लिए चार्ज और एनर्जी स्टोर करता है। जो चार्ज ये स्टोर करता है उस चार्ज का फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV, और जो एनर्जी ये स्टोर करता है उसका फार्मूले है हाफ QV। उस एनर्जी का एक फार्मूला है हाफ CV स्क्वायर। उस एनर्जी का एक फार्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर और D और A। ये उनके इक्वेशन है। मैंने आपसे कहा ना कि कैपेसिटर स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है और एनर्जी स्टोर करता है। तो चार्ज का इक्वेशन भी आपको आना चाहिए और एनर्जी का भी। ये वो चार्ज है जो कैपेसिटर स्टोर करता है और ये वो एनर्जी है जो कैपेसिटर स्टोर करता है। इसमें चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और ये V जो है ये वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स है। ये वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स है, ये प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज है, ठीक है। ये C जो है इट इज द मैक्सिमम एबिलिटी, इट इज द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। ये चार्ज स्टोर करने की मैक्सिमम एबिलिटी है और इसको शॉर्टकट कहते हैं कैपेसिटेंस। इसको कैपेसिटेंस कहते हैं, और कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल फॉर्म है A एप्सिलॉन डिवाइड बाय D। अगर एयर ना हो तो एप्सिलॉन, और अगर एयर हो तो फिर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। इन फार्मूलों में कौन सी चीज क्या है? ये चार्ज स्टोर ऑन प्लेट्स है, ये वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स है, ये मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, चार्ज स्टोर करने की गुंजाइश। Q चार्ज स्टोर, V पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, कैपेसिटेंस पोटेंशियल बिटवीन प्लेट, एनर्जी, epsilon naught permittivity of air, relative permittivity, comparison of permittivity of medium and air, electric field inside the plates जो बनता है उसकी intensity, D gap between plates, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के दरमियान ये D gap है, और A area of one plate। आपको क्वांटिटीज का पता चल गया, या पता है। इसके अलावा कैपेसिटर जो होता है, पॉइंट नंबर 2, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर आप कैपेसिटर को कंबाइन करोगे, कनेक्ट करोगे, तो याद रखिए सीरीज में इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फार्मूला है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 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 प्लस। और माय डियर स्टूडेंट्स, सीरीज के बाद अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो पैरेलल कनेक्ट करने में सीरीज के बाद अगर आप कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, और इस फार्मूले से आता है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 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 होगा। सीरीज में जो होता है उसमें चार्ज सब पर सेम होता है और पोटेंशियल हर कैपेसिटर का डिफरेंट होता है।
और पैरेलल में जो है उसमें चार्ज डिफरेंट होता है, लेकिन हर कैपेसिटर का पोटेंशियल बिटवीन प्लेट क्या होता है, वो सेम होता है। कैपेसिटर का जब आप चार्जिंग करते हो या कैपेसिटर का जब आप डिस्चार्जिंग करते हो, तो इन दोनों प्रोसेसेस में एक मखसूस टाइम है जिसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, आरसी। आर सर्किट का रेजिस्टेंस और सी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। उस सर्किट का जिसमें आप कैपेसिटर को या चार्ज कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो। टाइम कांस्टेंट की एक खासियत तो यह है कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसकी दूसरी खास बात यह है कि अगर टाइम कांस्टेंट जितना टाइम चार्जिंग में गुजरे, तो याद रखना कैपेसिटर पर 63.2% चार्ज आ जाता है। इस पर 63.2% चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर यही टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के प्रोसेस में गुजर जाए, तो कैपेसिटर से 63.2% चार्ज चला जाता है। 63.2% चार्ज चला जाता है। ठीक है, ये तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। इसका ग्राफ जो होता है, चार्जिंग का जो ग्राफ है, ये टाइम और ये चार्ज। चार्जिंग का ग्राफ ऐसे होता है कि प्रोसेस पहले जल्दी जल्दी होता है, फिर स्लो होने लगता है। और डिस्चार्जिंग का जो ग्राफ है, टाइम और चार्ज, इसमें प्रोसेस पहले फास्ट होता है, फिर ये स्लो होने लगता है। सो द ग्राफ ऑफ डिस्चार्जिंग विल बी लाइक दिस एंड द ग्राफ ऑफ चार्जिंग विल बी लाइक दिस। कैपेसिटर में और भी बहुत सी बातें हैं, वो बातें कुछ एमसीक्यूज में आपको सिखाता हूं, और हम कैपेसिटर के कुछ एमसीक्यूज पढ़ते हैं। मुझे लगता है मैंने अभी तक 12 बेसिक एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। लास्ट मोमेंट्स ऑफ द चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर cannot be increased by changing option A by changing charge on plates, option B dielectric यानी medium between plates, option C area of plate, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आइडिया बहुत सी जगहों पर आपको मिलेगा, लेकिन मैंने लफ्ज इस तरह चेंज किए कि उस आइडिया में आप उलझ जाओगे। सीधे सीधे लफ्ज इस क्वेश्चन के ये है जो बिल्कुल आम है कि कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। तो ये चार्ज बिटवीन प्लेट पे डिपेंड नहीं करता, ये वोल्टेज बिटवीन प्लेट पे डिपेंड नहीं करता, ये सीधा साधा तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है, और प्लेट के दरमियान गैप पे डिपेंड करता है। तो इन तीनों में कोई भी चेंज होगा तो आप कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हो। लेकिन चार्ज ऑन प्लेट में चेंज करोगे तो इससे कैपेसिटेंस चेंज, सो इट मीन के डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है, लिहाजा डाइलेक्ट्रिक में चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, ये गलत है। एरिया में चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ज ऑन प्लेट्स। अगर आप कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज कम करो या ज्यादा करो, इससे कैपेसिटर की अपनी सलाहियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक कैपेसिटर को फुली डिस्चार्ज करो, उसका कैपेसिटेंस वही रहेगा। आप उसको फुली चार्ज करो, हालांकि फुली चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होता, तो उसका कैपेसिटेंस वही रहेगा। आप एक कैपेसिटर को पार्शियली चार्ज करो, उसका कैपेसिटेंस वही रहेगा। उसको यूज करो ना यूज करो, कैपेसिटेंस वही रहेगा। अलगर्ज उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक बदलो तो कैपेसिटेंस बदल गया, गैप बदलो तो बदल गया, एरिया बदलो तो बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 ये है हमारा कि अगर कनेक्टेड कैपेसिटर हो, कनेक्टेड कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, connected capacitor without dielectric has
energy, sorry, has intensity T, potential V, and charge Q. कनेक्टेड कैपेसिटर पर विदाउट डाइलेक्ट्रिक कनेक्टेड कैपेसिटर की इंटेंसिटी E है, पोटेंशियल V है और चार्ज Q है. If dielectric is placed, then the new values of all mentioned quantities, जितने भी मेंशन क्वांटिटीज उनके न्यू वैल्यूज क्या होंगे? ऑप्शन ए, इसकी वैल्यूज होंगे E ग्रेटर देन E, ग्रेटर देन V और Q. ऑप्शन बी, E, V एंड ग्रेटर देन Q. ऑप्शन सी, E, V आर लेस देन Q और ऑप्शन डी नाम ले लेता हूं. इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, चाहे आप वो समझे ना समझे, उसको याद रखें, आपके लिए बेहतर है. कैपेसिटर पे दो हालात आते हैं, या तो एक कैपेसिटर लाइव सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा और या डिस्कनेक्टेड होगा. डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर के साथ कुछ भी करो, चार्ज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रखो, उससे हटाओ, गैप बढ़ाओ, गैप कम करो, जो चाहो करो, डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर का याद रखें कि E और V डिक्रीज होते हैं इन डाइलेक्ट्रिक, और E और V ज्यादा होते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक. काफी केसेस हैं, बस ये मैंने कहा ना, मैं मेन केसेस बता रहा हूं. सो डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर में चार्ज तो हर हाल में सेम रहेगा. अगर डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो इंटेंसिटी और वोल्टेज कम हो जाएंगे, अगर डाइलेक्ट्रिक निकालोगे तो इंटेंसिटी और वोल्टेज ज्यादा हो जाएंगे. लेकिन कनेक्टेड कैपेसिटर में याद रखना कि चार्ज जो है वो ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा. अगर डाइलेक्ट्रिक रखोगे, आपने डाइलेक्ट्रिक रखा, चार्ज बढ़ेगा प्लेट्स पर, लेकिन माय डियर स्टूडेंट चार्ज डिक्रीज हो जाएगा. अगर आप डाइलेक्ट्रिक हटाओगे विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखो, चार्ज बढ़ने लगेगा कनेक्टेड. डाइलेक्ट्रिक हटाओ, वही चार्ज दोबारा चला जाएगा और चार्ज कम हो जाएगा. सो ये चार्ज के लिए तो याद रखिए. लेकिन कनेक्टेड कैपेसिटर का E और V हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इनमें चेंज नहीं आएगा, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक रखो या हटाओ, ये आपकी मर्जी है. अब ये ऐसा क्यों होता है, ये इस वक्त की सिचुएशन और आपकी बात नहीं है, इसको याद रखें, ये आपके लिए जरूरी है. क्वेश्चन सॉल्व करें हमारे स्टूडेंट. आप कहें सर पहली बात ये कनेक्टेड कैपेसिटर है, तो अगर कनेक्टेड कैपेसिटर है और आपने डाइलेक्ट्रिक रख भी लिया तो E और V कांस्टेंट होगा, तो वही वैल्यूज होंगी. और डाइलेक्ट्रिक रखने से चार्ज क्या होगा? इंक्रीज. लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन E भी वही, V भी वही, और चार्ज इंक्रीज मीन ग्रेटर देन Q होगा. मैंने कोशिश की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ कमी आपकी पूरी करूं. उम्मीद है कि आपको हेल्प मिली होगी. अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.